नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जैतारण। आज हम बीए तृतीय वर्ष के ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भूमंडलीकरण, जो कि ज्वलंत मुद्दा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। 20वीं शताब्दी के जो लास्ट फेज था उसमें संचार क्रांति हुई और इसने वैश्विक गांव में विश्व को बदल दिया और एक नई अवधारणा उत्पन्न हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो भागों में बट गया था, पूंजीवाद, निजीकरण और दूसरा उदारवाद का समर्थक। एक और था पूंजीवाद, निजीकरण, उदारवाद का समर्थन और दूसरा था साम्यवाद व समाजवादी विचारधारा वाला। प्रथम गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और जो दूसरा गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। इन दोनों गुटों के मध्य राजनीतिक और आर्थिक संबंध बिल्कुल नहीं थे या फिर न के बराबर थे। जो ये संगठन थे या जो ये लीडर थे, इनमें सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों गुटों के सभी सदस्य थे। बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार व टैरिफ समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। कौन? वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों गुटों के मध्य पारस्परिक राजनीतिक और आर्थिक संबंध न के बराबर थे। राष्ट्र संघ के दोनों गुटों के सभी सदस्य थे, किंतु जो सोवियत संघ, पूर्व यूरोपीय संघ और उनके समर्थक देश थे वो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार व WTO, जिसको गेट था पहले, वो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे। अर्थात जो सोवियत संघ था वो राष्ट्रीय संघ का तो सदस्य था, संयुक्त राष्ट्र संघ का तो सदस्य था, लेकिन इसका नहीं था, इनका नहीं था। इन साम्यवादी देशों में निरंकुश सत्ता और स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी, जबकि पूंजीवादी गुट में निजी स्वामित्व और बाजारमुखी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था में गरीबी, आर्थिक विषमता और शोषण को दूर करने की संभावनाएं अंतर्निहित थी, लेकिन स्वतंत्रता, प्रेरणा और समृद्धि की संभावना न के बराबर थी। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, यानी विश्व के सभी राष्ट्रों का एक तरह से एक संगठन में हो जाना या एक समूह में समाहित हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण विश्व व्यापार का खुलना, उन्नत संचार साधनों का विकास, वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्व बढ़ना, जनसंख्या का देशांतरगमन यानी आवागमन, आना जाना, व्यक्तियों, वस्तुओं, पूंजी, आंकड़ों व विचारों की गतिशीलता का बढ़ना, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसने वैविध्यपूर्ण दुनिया को एकल समाज में एकीकृत किया। हालांकि वैश्वीकरण बहुत चर्चित व विवादित विचारधारा है, परंतु इस बात पर आम सहमति है कि वैश्वीकरण के दौर में लोग, पूंजी, माल व विचारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत वैश्वीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। वैश्वीकरण के बारे में यह कहा जाता है कि इस प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप ही बदल दिया। राष्ट्रीय राज्य की संप्रभुता का ह्रास हुआ, कमी हुई है। साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि राजनीतिक शक्ति का अधोगामी संचार हुआ। वैश्वीकरण के युग्मित बलों को जन्म इस बात की पुष्टि करता है। अब वैश्वीकरण आया क्यों? इसके लिए कोई उत्तरदायी कारक नहीं है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी थी ये इसमें महत्वपूर्ण कारण साबित होती है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि के आविष्कारों ने दुनिया में संचार की क्रांति पैदा कर दी और इन्हीं के कारण विश्व में विभिन्न भागों में लोग आवाजाही करने लग गए और विश्व में जो भी घटनाएं घटित होती थी वो हम संचार के माध्यमों से पता लगाने लगे। अब जो वैश्वीकरण है उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों पर पड़ा, अर्थात जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानते थे
वो थोड़े से बैकफुट पे आए। वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी बदलाव, एकीकृत अर्थव्यवस्था, अन्य प्रभावकारी प्रवृत्तियों के कारण संपूर्ण विश्व का राजनीतिक पर्यावरण वैश्वीकरण के प्रभाव आ गए। राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा में परिवर्तन आने लगा। विकसित देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ने लगी और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली, अर्थात अब कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। अब राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का भी निर्धारक बन गया। पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित होने लगी और इससे सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हुई, अर्थात सरकारें निर्णय लेने में पीछे हटने लगी या सरकारें निर्णय लेने में अपने आप को कमज़ोर मानने लगी। यद्यपि राजनीतिक समुदाय के रूप में राज्य की प्रधानता को अभी भी कोई चुनौती नहीं मिली और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व राजनीति में आज भी राष्ट्रीय राज्य की महत्व बनी हुई है। राज्य पर वैश्वीकरण के कुछ और भी प्रभाव हुए। जो राज्य राजनीति तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी हैं, उनके नागरिकों को जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान से नागरिकों का जीवन सहज हुआ। वैश्वीकरण का राजनीतिक परिदृश्य पर भी प्रभाव तो है, परंतु समाज वैज्ञानिक इसके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहे प्रभाव की प्रकृति और स्तर को लेकर एकमत नहीं है। वैश्वीकरण राष्ट्रीय राज्यों को कमज़ोर बना रहा है और वैश्विक संस्थाओं द्वारा इन राज्यों की गतिविधियों और शक्तियों पर अपनी प्रभुत्ता कायम कर एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता के परिणाम के रूप में विश्व राजनीति में आमूल चूल बदलाव तो जरूर आएंगे, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन राष्ट्रीय राज्यों का अस्तित्व समाप्त होने की कोई संभावना नहीं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति पर अन्य वैश्विक तत्वों का प्रभाव रहा। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। 1950 तथा 1960 के दशकों में जब शीत युद्ध अपने उफान पर था, उस समय एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था और नए राष्ट्रीय राज्यों को उदय हो रहा था। स्वतंत्रता, न्याय, समानता के सिद्धांत इस संघर्ष का आधार थे। इन सिद्धांतों के प्रति पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों देशों में गुट अपने ढंग से वैचारिक अनुसमर्थन कर रहे थे और ये जो नए स्वतंत्र देशों की जमीन पूर्वी तथा पश्चिमी गुटों के लिए आर्थिक, राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतियोगिता के लिए अत्यंत उपजाऊ थी। शीत युद्ध के तनाव के कारण वियतनाम, कांगो, अर्थात ये जो कह रहा है इस बात में ये है कि आपस में पुरानी जो 20वीं शताब्दी के अंतिम काल था उसमें आपस में द्वंद्व का युग था, लेकिन धीरे धीरे संसार की क्रांति के कारण इनमें आपस में थोड़ा बहुत चेंजेज आना चालू हुआ और 21वीं शताब्दी में आते आते तो बिल्कुल चेंजेज आई गए। अब वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर, सबसे ज़्यादा प्रभाव वैश्वीकरण का आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है और जो भी छोटे छोटे राष्ट्र अपने आप को उठा नहीं पाते थे उनको भी वैश्वीकरण के कारण सहायता मिलने लगी। जो भी नवोदित राष्ट्र थे, जो भी विकासशील राष्ट्र थे, उनको भी वैश्वीकरण के कारण अपने उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने लगा और उनको उन्नति मिलने लगी। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, अब जो वैश्वीकरण है उससे सांस्कृतिक प्रभाव ये पड़ा कि जो विभिन्न राष्ट्र थे वो उनका जब लोगों का आवागमन होने लगा तो वहाँ की संस्कृति को वो अडॉप्ट करने लगे और जो जैसे मान लो कि भारत की संस्कृति को अन्य राष्ट्र अपनाने लगे और अन्य राष्ट्रों की संस्कृति को भारत और छोटे मोटे सभी राष्ट्र अपनाने लगे, तो ये एक तरह से संस्कृति का प्रवाह होने लगा, संस्कृति का आवागमन होने लगा। जो संस्कृति के आवागमन के कारण थे, प्रभाव के कारण, प्रवाह के कारण थे, ये सभी पॉइंट दे रखे हैं। इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, विचारों का धारणाओं, सूचना तकनीक का विस्तार, अविकसित, अर्धविकसित तथा विकासशील देशों में सूचनाओं का राज्यों पर नियंत्रण इत्यादि, ये सब इसके कारण हैं। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण की लहर का भारत में आगाज पिछले शताब्दी के अंत में हुआ था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाला भारत देश में इस धारा से जुड़ गया, यानी मिक्स विचारधारा थी उनकी, लेकिन अब ये इससे जुड़ गया। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के टाइम हुआ और अमेरिका उन्मुख वैश्वीकरण के लिए कई बार आलोचना के केंद्र में रहे। व्यवहार में उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ही नई आर्थिक नीतियों को शुरू किया और 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गए। 1992-93 से रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, पूंजी बाजार और वित्तीय बाजारों में उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया।
भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए 1994 में, और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठनों की सदस्यता ली और भारत इस पर हस्ताक्षर के सदस्य समझौता बन गया। इस वैश्वीकरण के कारण जो सरकारी जटिलताएं थी उनको भी हल्का किया गया, और कुछ एक चुनौतियां भारतीय राजनीति पे आ रही थी उनका सामना करने के लिए भी भारतीय संघवाद की 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। पहला ये आशंका कि वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था की ढील से देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और वह विकास के मार्ग पर वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ लेते हुए विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। वैश्वीकरण का सर्वाधिक लाभ उन अर्थव्यवस्थाओं को होगा जो पहले से ही विकसित हैं, अर्धविकसित हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यदि भारतीय राज्य को संतुलित समय और समाजवादी विकास की अभिवृद्धि करनी है तो राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इस कारण प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वे समान नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीयकरण की मांग करता है। दूसरा, वैश्वीकरण की प्रवृत्ति वैधता का संकट पैदा कर देती है, अर्थात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र एक हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो हस्तक्षेप करना चालू कर दें। तो इस प्रकार से ये जो भारतीय राजनीति पर इनके प्रभाव पड़ेंगे वो थे भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही विकसित या विकासशील जो राष्ट्र हैं वो विकसित की तरफ अग्रसर हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने का कगार पर है। धन्यवाद।